हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास में। देखिए लास्ट जो क्लास थी उसमें अपन ने विनिमय आयनों के प्रकार पढ़े थे। परिभाषा पढ़ी थी कि विनिमय आयन होता क्या है और उनके प्रकार। और उसमें अपन ने देखा था कि विनिमय आयन जो थे, विनिमय धनायन भी थे और विनिमय ऋणायन भी थे। और जो विनिमय धनायन थे उनको अपन ने पढ़ा था कि अम्लीय मृदाओं में कौन से प्रकार के विनिमय धनायन पाए जाते हैं। अत्यधिक अम्लीय मृदाएं, अत्यधिक क्षारीय मृदाओं में किस प्रकार के विनिमय धनायन पाए जाते हैं और सामान्य मृदाओं में किस प्रकार के विनिमय धनायन पाए जाते हैं। उसके बाद आया था विनिमय ऋणायन और ये बता दिया था कि सल्फेट है, क्लोराइड है, नाइट्रेट है, H2PO4- और HPO4- है, HCO3- है। और इनमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, SO4-2, जैसे अपन सल्फेट मृदाएं कहते हैं। क्लियर। अब ये क्या कहते हैं कि देखो जी, विनिमय धनायन क्षमता जो होती है वो अलग अलग मृदाओं की अलग अलग होती है। हमें ऋणायन के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ रहे, बस ऋणायन जितना पढ़ लिया इतना ही पढ़ेंगे, आगे कुछ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। अब आता है ऋणायन के बारे में थोड़ा सा और पढ़ना, बाकी नहीं पढ़ना, ठीक है ना, क्योंकि ऋणायन विनिमय इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अपना लिए। आयन विनिमय ही एक्चुअल में क्या है, धनायन विनिमय है। ठीक है ना। अब देखो जी, विनिमय ऋणायन के बारे में आ चुके। अब क्या कहता है कि देखो जी, जो धनायन विनिमय है वो किस किस प्रकार की मृदाओं में किस किस प्रकार का पाया जाता है, तो ये अपना नेक्स्ट हेडिंग है। ठीक है ना। तो तुम लोगों ने कोई नया हेडिंग ना डाल के एक बार, जहां लास्ट में ये काम कर रखा है ना, इसी के बाद स्टार लगा के कुछ लिख रहा है, जो लिख रहा हूँ वो चीजें आपके विनिमय के साथ ही विनिमय आयन का ही हिस्सा है। इसके बाद थोड़ा सा ऋणायन विनिमय पढ़ेंगे और इसको खत्म कर देंगे, फिर ऋणायन विनिमय बाद में नहीं आएगा। फिर सारा का सारा जो है ना वो धनायन विनिमय और उसी को प्रभावित करने वाले कार्य, धनायन विनिमय क्षमता, इनके बारे में पढ़ा जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए आपका जो पीछे हेडिंग डाला हुआ था लास्ट क्लास में वो था विनिमय आयन, और विनिमय आयन में भी मुख्य क्या होता है, विनिमय धनायन। क्या होता है, विनिमय धनायन। तो क्या कहता है कि देखिए जो विनिमय धनायन की मात्रा है, विनिमय धनायन की मात्रा है वो क्ले या जो मृदा होती है उसके प्रकार पर और उसकी प्रकृति पर और उसकी मात्रा पर निर्भर करती है। यानी अगर मृदा ज्यादा मात्रा में है तो विनिमय धनायन क्षमता क्या होगी, ज्यादा होगी। यदि क्ले या मृदा की प्रकृति अलग अलग है, जैसे आपने बहुत सी मृदाएं पढ़ रखी है, केओलिनाइट, मोंटीमोरिलोनाइट, जलोढ़ मृदाएं, ये अलग अलग प्रकार की होती हैं, तो इनमें भी क्या होता है, विनिमय क्षमता अलग अलग होती है। और ऐसे ही जैसे बालू, रेत है या बलुई मिट्टी है या क्ले, जिसे एक्चुअली में मिट्टी कहते हैं, इनकी भी क्या होती है, विनिमय क्षमता अलग अलग होती है। ठीक है ना। तो तुम लोग इसी के अंदर जहां तुम्हारा लास्ट टॉपिक खत्म हुआ था उसी के बाद इंपॉर्टेंट या स्टार लगा लो और लिखो एक स्टेटमेंट। ये एग्जांपल सही है। ठीक है ना। लेकिन धनायन विनिमय क्षमता या विनिमय धनायनों की मात्रा लिख देता हूं, विनिमय धनायनों की मात्रा, विनिमय धनायनों की मात्रा, क्ले की मात्रा। क्ले यह सिर्फ मृदा को दर्शा रहा है। ठीक है ना। वैसे क्ले का मतलब मिट्टी है, लेकिन यह पूरी मृदा को दर्शाएगा। तो विनिमय धनायनों की मात्रा, क्ले की मात्रा तथा क्ले की प्रकृति या प्रकार पर निर्भर करता है। ये धारणा, विनिमय धनायनों की जो मात्रा है, विनिमय धनायनों की जो मात्रा है वो क्ले की मात्रा और क्ले की प्रकृति या प्रकार पर निर्भर करती है। यानी मात्रा अलग होगी तो विनिमय धनायनों की मात्रा भी क्या होगी, अलग होगी। और क्ले का प्रकार बदल दिया जाए या क्ले की प्रकृति बदल दी जाए तो भी विनिमय धनायनों की मात्रा जो होगी वो क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी। ठीक है ना। अब इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है ना। देखो, एक होती है काली मृदा, एक होती है जलोढ़ मृदा और एक होती है लेटेराइट। इनमें लेटेराइट और जलोढ़ मृदा की तुलना में जो काली मृदा है उसकी धनायन विनिमय क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। तो पहला एग्जांपल लिखूं, काली मृदा, इसे काली मिट्टी भी बोलते हैं ज्यादातर, काली मिट्टी की विनिमय धनायनों की मात्रा काली मृदा या काली मिट्टी की विनिमय धनायनों की मात्रा जलोढ़ मृदा, अंडरलाइन करना है काली मृदा को, जलोढ़ मृदा को,
जलोढ़ मृदा तथा लैटेराइट मृदा से अधिक होती है। यदि इन तीनों की तुलना की जाए, काली मृदा, जलोढ़ मृदा और लैटेराइट, तो इनमें सबसे ज्यादा जो विनिमय धनायनों की क्षमता होती है वो होती है किसकी? काली मृदा की। क्लियर है? चलो, ये तो मृदा के भिन्न भिन्न प्रकार आ गए। अब अपन मृदा, मिट्टी, रेत इनकी बात करें तो दूसरा एग्जांपल देखिए, नंबर 2, कले की विनिमय धनायनों की मात्रा, कले की विनिमय धनायनों की मात्रा बलुई मृदा तथा बालू मृदा की तुलना में क्या होती है? अधिक होती है। तो कले, मिट्टी की विनिमय धनायनों की मात्रा बालू मृदा तथा, ये तो होगी बालू मृदा, दूसरी होगी बलुई मिट्टी, बलुई मृदा से अधिक होती है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो विनिमय जो धन आयन है वो उसमें उपस्थित आयनों पर तो निर्भर करते ही करते हैं, इन आयनों के साथ साथ ये आपकी जो कले ली गई है उसकी मात्रा और उसकी प्रकृति या प्रकार पर भी निर्भर करते हैं। दोनों एग्जाम्पल ध्यान रखना, काली मृदा की जो विनिमय धनायनों की मात्रा होती है वो जलोढ़ और लेटेराइट दोनों से क्या होती है? ज्यादा होती है, और कले की जो होती है वो बालू मृदा और बलुई मृदा से क्या होती है? ज्यादा होती है। तो फटाफट इनको उतार लो, 2 मिनट का टाइम आपके पास, इसको उतार लीजिए। इसके बाद थोड़ा सा शॉर्ट में ऋणायन विनिमय को देखेंगे और उसके बाद फिर ऋणायन विनिमय का पूरे चैप्टर में कहीं जिक्र नहीं आएगा। उतार लो। वही जो टॉपिक पीछे चल रहा था उसी के साथ इंपॉर्टेंट लगा के जोड़ना है। विनिमय धनायनों की मात्रा जो होती है वो किस किस चीज पर निर्भर करते हैं। 2 एग्जाम्पल है, काली मृदा की तुलना की अपन ने जलोढ़ मृदा से और लैटेराइट से, और दूसरे एग्जाम्पल में कले की तुलना की अपन ने बालू मृदा से और बलुई मृदा से। चलो हो गया। इसके बाद देखते हैं अपन ऋणायन विनिमय या एनायनिक एक्सचेंज। धनायन विनिमय में क्या होता है? कैटायनिक, और ऋणायन विनिमय क्या होता है? एनायनिक। तो नया हेडिंग डाल लीजिए, ऋणायन विनिमय एनायनिक एक्सचेंज, ऋणायन विनिमय। देखो सीधी सी बात है, जहां धनायनों का विनिमय हो वो धनायन विनिमय होता है, और जो ऋणायनों का विनिमय हो वो क्या होता है? ऋणायन विनिमय होता है। ठीक है ना? तो बस इसमें ध्यान रखने योग्य बात क्या है? ध्यान रखने योग्य बात, धनायनिक विनिमय को भस्म विनिमय बोलते हैं, भस्म क्षारीय प्रकृति के होते हैं, और ऋणायन विनिमय को अम्ल विनिमय बोलते हैं। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है ना? पहले समझ लो इसे अपन क्या बोलते हैं? अम्ल विनिमय। अम्ल विनिमय भी कहते हैं। इसका एक और नाम क्या हो गया? अम्ल विनिमय। चलो अम्ल विनिमय। इसके बाद बात करें ऐसा विनिमय जहां क्या होता है? ऋणायनों द्वारा विनिमय प्रक्रिया संपन्न करवाई जाती है। एक ऋणायन आता है, दूसरे ऋणायन का क्या कर देता है? एक्सचेंज कर देता है। तो वो क्या होता है? ऋणायन विनिमय। ठीक है ना? अब देखिए यहां अधिकांशतया OH माइनस आयन जो होता है ना वो विनिमय में भाग लेता है, इसी का विनिमय होता है। अब आने वाला जो भी है वो क्या करता है? OH माइनस
OH माइनस आ रहा है, निकलने वाला क्लोराइड हो सकता है, फास्फेट हो सकता है, सल्फेट हो सकता है, पीछे मैंने आपको खूब सारे आयन लिखे थे, तो उनमें से कोई आयन क्या होगा, निकलेगा और ये OH माइनस आएगा और उसका क्या कर देगा, विनिमय कर देगा। तो ऋणायन विनिमय में अधिकांशतः क्या होता है, OH माइनस ही भाग लेता है, ठीक है ना। तो तुम लिख लो पहले ऋणायन विनिमय, लेकिन जब आयन विनिमय की प्रक्रिया में देता हूं, जब आयन विनिमय की प्रक्रिया में ऋणायन भाग लेते हैं तो इसे ऋणायन विनिमय कहते हैं। इसे अमल विनिमय के नाम से भी जाना जाता है। जब आयन विनिमय की प्रक्रिया में ऋणायन भाग लेते हैं तो इसे ऋणायन विनिमय कहते हैं। इसे अमल विनिमय के नाम से भी जाना जाता है। ऋणायन विनिमय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। अब लिखो ऋणायन विनिमय। अब देखो ऋणायन विनिमय होता है ना, ये सारा का सारा जो होता है वो पीएच पर डिपेंड होता है। पीएच जैसे जैसे घटती जाएगी यानी प्रकृति अम्लीय होती जाएगी, वैसे वैसे ऋणायन विनिमय बढ़ता जाता है, ठीक है ना। तो लिख लो ऋणायन विनिमय एक पीएच परतंत्र, परतंत्र का मतलब होता है डिपेंडेंट या निर्भर, तो एक पीएच निर्भर या पीएच परतंत्र परिघटना है। ऋणायन विनिमय एक पीएच परतंत्र या पीएच निर्भर परिघटना है, अर्थात ऋणायन विनिमय मृदा के पीएच पर निर्भर करता है। अर्थात ऋणायन विनिमय मृदा की पीएच पर निर्भर करता है, ठीक है ना। जैसे जैसे पीएच घटती जाती है पीएच घटेगी तो माध्यम कैसा होगा, अम्लीय, घटती जाती है। वैसे वैसे ऋणायन विनिमय की मात्रा बढ़ती जाती है। ये चीज मैं समझाऊंगा आपको कैसा क्या होता है। तो देखो ऋणायन विनिमय एक पीएच परतंत्र परिघटना है या पीएच पर निर्भर करने वाली घटना है, जो पीएच पर निर्भर करती है। यानी जैसे जैसे आप इसकी पीएच घटाओगे, अब देखो अगर पीएच घटेगी तो अम्लता क्या होगी, बढ़ेगी, और अम्लता बढ़ेगी तो ऋणायन विनिमय यानी विनिमय ही क्या है, अमल विनिमय है। और अमल विनिमय तभी ज्यादा होता है जब अम्लता बढ़ती है। अम्लता में कमी आएगी तो अमल विनिमय भी कम होगा, अम्लता बढ़ेगी तो अमल विनिमय ज्यादा होगा। और ये ऐसा कैसे होता है वो देखिए, अगर कहीं पीएच घट रही है यानी माध्यम अम्लीय हो रहा है, और माध्यम अम्लीय हो रहा है तो अम्लीय आयन जैसे H2SO4, HCl, HNO3 इनकी संख्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। और अगर ये मृदा में होंगे तो ये क्या करते हैं, मृदा के उदासीन अणुओं से अभिक्रिया करके और विशेष प्रकार के लवण से बना लेते हैं जिनमें ऋणायन होते हैं, और वो ऋणायन क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखो ये उतार लो पहले, इसके बाद बताता हूं। देखो कैसे ऋणायन विनिमय बढ़ता है, इसको अपने से देखते हैं। देखो ऋणायन विनिमय को निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं।
ऋणायन विनिमय को निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है नहीं। मतलब देखो पहला काम ये करना है कि हमें को ऋणायन बनाना है और वो ऋणायन बाद में विस्थापित किससे होगा, OH माइनस से, ठीक है ना। तो देखो सपोज करो कि कहीं इस प्रकार का मर्दाकण था ROH इस प्रकार का है और वहां कोई अमल आ गया, देखो पीएच घटेगी तो अमल आएगा कि नहीं आएगा, वहां अमल आ गया, जैसे तुम्हारा अमल आ गया H2SO4, क्या आ गया H2SO4। अब देखो जी H2SO4 इसकी प्रकृति होती है H प्लस और SO4 माइनस 2। H2SO4 क्या होता है, H प्लस और SO4 माइनस 2 में टूट जाता है, H प्लस और SO4 माइनस 2। तो यदि ये H प्लस टूटेगा तो इसका जो प्रोटॉन मुक्त होता है वो ये ले लेता है। देखो ये सारा का सारा डिपेंड करता है प्रोटॉन के विस्थापन पे। एल्कोहल प्रोटॉन लेगा, मैं एक काम करता हूँ एल्कोहल के 2 अणु ले लेता हूँ। अगर एल्कोहल के 2 अणु ले लिए तो एल्कोहल क्या करेगा, इधर से हाइड्रोजन को ले लेगा, ठीक है ना। देखिए देखो अब हाँ एल्कोहल के दोनों थे, H2SO4 ने अपना प्रोटॉन त्यागा, तो एल्कोहल अगर प्रोटॉन लेगा तो क्या बनेगा ROH2 और इस पे आ गया प्लस, ये दोनों होंगे और प्लस में SO4 माइनस। अब देखो जी ये धनायन और ये ऋणायन हमेशा मर्दा में उपस्थित रहेंगे और जब भी जरूरत पड़ेगी OH माइनस आएगा, SO4 माइनस 2 को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। अगर आप यहाँ स्थिति देखते हो तो यहाँ कोई ऋणायन नहीं है जो विस्थापन कर सके, लेकिन इन्होंने आपस में जैसे अम्लता बढ़ी आपस में विक्रिया करके कुछ ऐसा बना लिया और इसको अपना ऐसे दर्शाते हैं। अगर तुम इसको देखोगे ना तो इसका अगर अपन बात करेंगे इसका जो लवण होता है वो कैसे दर्शाया जाता है, तो वो ऐसे दर्शाया जाता है ROH2 होल ट्वाइस SO4, ये होता है जिसमें SO4 माइनस 2 के साथ ये जो पॉजिटिव इसके 2 अणु जुड़े हुए हैं, तो जब भी जरूरत पड़ती है SO4 माइनस 2 तोड़ जाएगा, यहाँ पे 2 OH आके जुड़ जाएंगे, ठीक है। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। अब क्या एग्जांपल देखेंगे, वो एमीन का देखेंगे। एमीन का अणु जैसे RNH2, ये एमीन का अणु है और यहाँ भी कोई अमल आ गया, क्योंकि ये सारा का सारा काम तभी संपन्न होता है जब अमल आए, जैसे HCl आ गया, वही सेम प्रोटॉन का विस्थापन होगा, ये अपना प्रोटॉन देगा, इसके साथ जैसे ही प्रोटॉन जुड़ेगा क्या बन जाएगा RNH3 प्लस और प्लस में क्या बन गया Cla माइनस, Cla माइनस। अब देखो जी ये बढ़ेगा ना। अब जब विस्थापन की बात आएगी तो विस्थापन करने के लिए क्या प्रेजेंट है, Cl माइनस प्रेजेंट है कि नहीं, और इसको एज ए लवण दर्शाएंगे, क्या दर्शाएंगे RNH3Cl। तो जब अभिक्रिया की बात आती है तो ये ऐसे टूट जाता है, इधर प्लस इधर क्या है माइनस है, तो ये जब भी टूटेगा ये Cl माइनस निकल जाएगा और OH माइनस आ जाएगा, तो यहाँ विस्थापन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसे ही अपन ऐसे बता सकते हैं कि अगर यहाँ H2SO4 और HCl की जगह HNO3 होता, क्या होता HNO3 होता, तो उसमें भी प्रोटॉन का विस्थापन करके नाइट्रेट बचता और वो NO3 माइनस जुड़ जाता। तो अम्लीय माध्यम बढ़ने पर या तो सल्फेट आता है या क्लोराइड आता है या नाइट्रेट आता है, और वो हमेशा विस्थापन करते हैं किसका, OH माइनस का। उतारो बेटा 5 मिनट का टाइम है। चलो 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 बोर्ड पर देखो। देख लो जैसे जैसे अम्लता बढ़ रही है वैसे वैसे या तो मृदा में सल्फेट आयन बढ़ रहे हैं या क्लोराइड आयन बढ़ रहे हैं या नाइट्रेट आयन बढ़ रहे हैं, और जैसे जैसे ये बढ़ेंगे विस्थापन भी बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो ये उतार लो फटाफट। उतार लीजिए। हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि ऋणायन विनिमय
इसके बाद देखना आपको, अतः हम कह सकते हैं कि ऋणायन विनिमय एक पीएच स्वतंत्र परिघटना है। अतः हम कह सकते हैं कि ऋणायन विनिमय एक पीएच स्वतंत्र परिघटना है, अर्थात पीएच पर निर्भर करती है। ठीक है, चलो अब विभिन्न प्रकार के ऋणायन है, तो कौन से ऋणायन का ज्यादा होता है, कौन से ऋणायन का कम अधिशोषण होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है ना, तो तुम स्टार लगा के लिख लो, स्टार लगा के लिखिए Cl माइनस व NO3 माइनस, Cl माइनस व NO3 माइनस, Cl माइनस व NO3 माइनस ऋणायनों का विनिमय, Cl माइनस व NO3 माइनस ऋणायनों का विनिमय, Cl माइनस व NO3 माइनस ऋणायनों का विनिमय या अधिशोषण, एक ही बात है, अधिशोषण अत्यंत अल्प या बहुत ही कम होता है या नहीं होता। Cl माइनस व NO3 माइनस ऋणायनों का अधिशोषण या विनिमय अत्यंत अल्प या बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। PO4 माइनस 3 ASO4 माइनस 3, ये तो पहला एग्जाम्पल हो गया। ये दूसरा PO4 माइनस 3, PO4 माइनस 3 में सारे आ जाएंगे, H2PO4 माइनस, HPO4 माइनस 2 और PO4 माइनस 3, ऐसे ये ASO4 माइनस 3 ऋणायनों का सॉरी PO4 माइनस 3 और ASO4 माइनस 3 ऋणायनों का विनिमय सभी प्रकार की मृदाओं में सभी प्रकार की मृदाओं में, अर्थात कम व अधिक पीएच वाली दोनों प्रकार की मृदाओं में, अर्थात कम व अधिक दोनों प्रकार की पीएच वाली मृदाओं में आसानी से संपन्न होता है। इस चीज को तो लास्ट में लिखा है ना, देखो ये अपन ने बता तो दिया कि किस किस प्रकार के ऋणायन उपलब्ध होते हैं, लेकिन जब ऋणायन विनिमय की बात आती है तो ये दो आयन ऐसे हैं जो किसी भी प्रकार की पीएच की मृदा हो उसमें बहुत ही कम होता है या अत्यंत अल्प होता है, और ये आयन ऐसे हैं जिनका बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है ना, ये ऋणायन विनिमय। इसका साथ ही अपना ऋणायन विनिमय होता है खत्म। कल अपना बात करेंगे CEC की, CEC कल का टॉपिक क्या है, CEC कैटायनिक एक्सचेंज कैपेसिटी, धनायन विनिमय क्षमता, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। आज के लिए इतना ही, ओके।